नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। जो आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर है या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो आपका पेपर है, उसके लिए हमने कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज शुरू की है। और कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज में आज है डे नंबर 3। आज हमने 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज रहेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो मैंने नहीं उठाए हैं। जिन क्वेश्चंस में आप थोड़ा बहुत गलती कर सकते हो या जो क्वेश्चंस आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो भी पूरे देश में एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बैंकिंग के हो या फिर किसी स्टेट एग्जाम्स, स्टेट के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे पिक किया है। तो लास्ट तक ज़रूर देखेगा। अगर आपने कंप्यूटर के बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर के बेसिक्स वहाँ पे होंगे, वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको एनवायरनमेंट की सीरीज़ मिलेगी वहाँ पे, रीजनिंग की भी सीरीज़ मिलेगी, बाकी पेपर्स के भी पीवाईक्यू सीरीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स, क्या लिखा है यहाँ पे, एक मिनट जरा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। क्या इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर कंपोनेंट होता है? बिल्कुल, इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर कंपोनेंट्स ही तो होते हैं। ठीक है। क्या आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस बिल्कुल हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू, सीपीयू भी तो एक हार्डवेयर ही है। डिवाइस ड्राइवर क्या चीज़ होती है? डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं। अब ये होते क्या हैं? जैसे मान लो कोई भी आपने एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाया है, उस एक्सटर्नल हार्डवेयर को अगर आपको सीपीयू के साथ फंक्शन करना है या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फंक्शन करवाना है, तो उसमें कुछ तो अपना सॉफ्टवेयर होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। उस हार्डवेयर में भी कुछ ना कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाद में कनेक्ट कर सकता है। तो उन्हें कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर्स। क्या क्या कहा जाता है? डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगी? इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है। ये सब चीज़ें मैं जो है वो कंप्यूटर के बेसिक्स क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ। 28 से 30 क्लासेस के लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ये जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं बेसिकली दे एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला मैंने? दे एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो डिवाइस ड्राइवर जो है वो तीसरा नहीं आएगा, तो थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा। तो क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल है? इसमें भी थर्ड ऑप्शन है, ये भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो पहला ऑप्शन आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम भी मेंशन किया है कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है द सीपीयू ऑफ ए ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। दो चीजें होती हैं। अगर आपका सेंट्रल प्रोसेस जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू, ठीक है, इसी सीपीयू को बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसी सीपीयू को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है। द सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ये एक बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद होता है, एक टर्म होती है माइक्रो कंट्रोलर। क्या होती है? माइक्रो कंट्रोलर। आपको ये पता होना चाहिए कि सीपीयू, इस माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। तो माइक्रो प्रोसेसर को आपको पता ही है, इसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये सीपीयू का दूसरा नाम समझ लो आप सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है ना, इट्स ए कंप्लीट मिनी कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? सीपीयू बस एक खाली चिप है, ठीक है ना, एक सिंगल चिप है। इसमें ये एक अपने आप में एक मिनी कंप्यूटर होता है। अपने आप में क्या होता है? मिनी कंप्यूटर होता है। सीपीयू अपने आप फंक्शन नहीं करता, इसको किसी डिवाइसेस के
में डाल के काम कराना पड़ता है। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, सीपीयू इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है फिर? जैसे आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में भी तो अपने आप में कुछ ना कुछ डाला होता है ना, जो वॉशिंग मशीन को ऑपरेट कराता है, ठीक है? तो वॉशिंग मशीन में, या फिर आपने देखा होगा रिमोट्स कैसे चलते हैं, उन रिमोट्स में भी माइक्रो कंट्रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी स्मार्ट वॉच, ठीक है? उन स्मार्ट वॉच में भी माइक्रो कंट्रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपके घरों में माइक्रोवेव्स होते हैं, माइक्रोवेव्स आपके घरों में, उन माइक्रोवेव्स में भी इन्हीं माइक्रो कंट्रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, जो सीपीयू होता है, ये बड़ा कॉस्टली होता है। माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं वो थोड़े से चीप होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा आपको। तो माइक्रो कंट्रोलर की अगर आपको डेफिनेशन बोलनी पड़े तो क्या है, ये अपने आप एक मिनी कंप्यूटर सिस्टम होता है। इट्स अ कंप्लीट मिनी कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप। इट्स अ कंप्लीट मिनी कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप। तो यहाँ पे सिर्फ ये सीपीयू की बात कर रहा था, तो सीपीयू बेसिकली क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। अब ये कह रहा है ए कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, यहाँ पे पूरे कंप्यूटर की बात हो रही है, तो कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है? अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं मैं, तो देखो, हमने पढ़ा होगा एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, और एक हमने पढ़ा था हार्वर्ड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर के बेसिक्स में हमने पढ़ा है। तो ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर्स में किया जाता है, और ये जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर्स है इसका इस्तेमाल माइक्रो कंट्रोलर्स में किया जाता है। आप थोड़ा सा ये भी समझ लेना, क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि बताओ, ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर्स इस आर्किटेक्चर पे बेस्ड होती हैं। जो आपके माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरियस कंपोनेंट यूज्ड टू मेक प्रोसेसर, क्या क्वेश्चन है? द वेरियस कंपोनेंट यूज्ड टू मेक अ प्रोसेसर आर इंटीग्रेटेड इन वन प्लेस सो दैट दे कैन फिट इनटू अ स्मार्टफोन, दिस इज नोन एज। अब ये बेसिकली क्या है, सिस्टम ऑन ए चिप, ठीक है? तो ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। ये कह रहा है कि जब बड़े सारे कंपोनेंट्स, ठीक है, जैसे हमने प्रोसेसर बनाना है, तो प्रोसेसर को आप एक ही चिप के ऊपर, तो वो प्रोसेसर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके लगाते हो नहीं, उस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, उस पूरे को पार्ट को बोलते हैं सिस्टम ऑन ए चिप, या फिर एक डेफिनेशन है ये सिस्टम ऑन ए चिप, ठीक है? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो क्या कह सकते हो कि ये सिस्टम ऑन ए चिप क्या है? एक सिंगल चिप है दैट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। क्या है ये सिस्टम ऑन ए चिप? क्या इट कंटेन्स ऑलमोस्ट all components of a computer system, all components of a computer system, of a computer system। जैसे एक ही चिप पे आपका सीपीयू होगा, एक ही चिप पे आपका जीपीयू होगा, ठीक है? एक ही चिप पे आपका मेमोरी होगा, ठीक है? और जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो भी एक ही चिप के ऊपर होंगे, ठीक है? तो इसे कहेंगे हम, ये सभी चीजें जब एक ही चिप के ऊपर होंगे तो हम कहेंगे सिस्टम ऑन ए चिप, सिस्टम ऑन ए चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इन इंस्ट्रक्शन सेट ईच इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन। अब देखें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली आपने देखा होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम, पहले बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। फिर ये प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्टली आपको प्रोसेसर के ऊपर रन करनी पड़ती है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली प्रोसेसर को तो समझ आती नहीं है, तो इनको कन्वर्ट किया जाता है, इन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट किया जाता है माइक्रो कोड में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? माइक्रो कोड में। ये माइक्रो कोड समझ आया आपको कि ये इंस्ट्रक्शंस को पहले कन्वर्ट किया जाता है माइक्रो कोड में, फिर वो माइक्रो कोड जो है वो प्रोसेसर को समझ आता है कि अच्छा ये कहना चाहता है, ठीक है? तो इसीलिए ये कह रहा है कि इन इंस्ट्रक्शन सेट ईच इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन माइक्रो कोड। माइक्रो कोड क्या होता है? बेसिकली इट्स अ लो लेवल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस inside the CPU that helps the processor to understand and
एग्जीक्यूट मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस। इसको इस तरीके से समझो, ये बेसिकली एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, जिसमें ये ट्रांसलेट करता है इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को। मशीन जो आपका प्रोसेसर है ना, उसको अंडरस्टैंड करता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाहती है। मतलब बेसिकली ये जो माइक्रो कोड है, ये किसका काम करता है? ये काम करता है एक ट्रांसलेटर का। इट बेसिकली टेल्स सीपीयू हाउ टू परफॉर्म ईच स्टेप इंटरनली। ठीक है, समझ आया आपको? अगर नहीं समझ आया तो कुछ इस तरीके से समझो आप इसको। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको कि पहले बेसिकली होता क्या है कि एक कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, उन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को किस में कन्वर्ट किया जाता है? मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस में। मशीन कोड इंस्ट्रक्शन में वो जो मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फिर बाद में माइक्रो कोड में कन्वर्ट किया जाता है। नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस है पहले, इन इंस्ट्रक्शन को पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करूंगा मैं, इस मशीन कोड को बाद में माइक्रो कोड में कन्वर्ट करूंगा मैं। ठीक है, माइक्रो कोड में कन्वर्ट करूंगा मैं। फिर ये माइक्रो कोड को एग्जीक्यूट करेगा कौन? प्रोसेसर। कौन एग्जीक्यूट करेगा? प्रोसेसर। तो ये आप इस तरीके से सीक्वेंस समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी what do we use to increase the connectivity of a processor bus? देखो, ये क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है जो आप नॉर्मली पढ़ो, जो आपने नोट से पढ़े और वही क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ गए। थोड़े से हटके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिक किए हैं, जो हो सकता है कि अगर आपके एग्जाम में आज के लेक्चर से अगर आपके 2-3 क्वेश्चंस भी एग्जाम में दिख जाते हैं, तो आपके ये लेक्चर देखने का ये जो टाइम है वो कभी वेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, लक्ष्य आपका पूरा हो जाएगा ये लेक्चर देखने का। तो ये कह रहा है कि अगर आपको किसी भी प्रोसेसर की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? तो बेसिकली हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको याद होगा तो हम इस्तेमाल करते हैं पीसीआई बस का इस्तेमाल करते हैं। आपके कंप्यूटर के आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही मैंने पीसीआई स्लॉट इस तरीके से कुछ चीज़ थी जो मैंने आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश की थी। ये जो पीसीआई है, पीसीआई का क्या मतलब है? यहाँ पे पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पीसीआई का मतलब है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट हार्डवेयर डिवाइसेस टू द मदरबोर्ड। अब किसी भी हार्डवेयर डिवाइसेस को अगर आपको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है, तो वो किसके थ्रू करोगे आप? पीसीआई स्लॉट या पीसीआई बसेस के थ्रू कनेक्ट करोगे। बस का मतलब है वायर। बस का क्या मतलब है? वायर। तो ये जो पीसीआई बस है, ये क्या? इट अलाउज पेरिफेरल्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स टू कम्युनिकेट विद सीपीयू। इन्हीं पीसीआई बसेस के थ्रू जो है कोई भी पेरिफेरल कंपोनेंट जो होगा या कोई भी एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट जो होगा वो सीपीयू के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इस चीज को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पीसीआई बस की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे सीपीयू के बारे में क्या गलत लिखा गया है? पहला चीज है कि द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मैनेजेस द सीक्वेंस in which instructions are entered and fetched from the processor and how the instructions are executed। ये तो ठीक है, यही तो करता है सीपीयू। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज आल्सो कॉल्ड द मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, हमने गलत स्टेटमेंट को टिक करना है। द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड मैनेजेस द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ये भी चीज ठीक है। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सिग्नल्स एंड स्टोरिंग देम फॉर फर्दर ऑपरेशंस। ये काम सीपीयू का नहीं होता, एएलयू का नहीं होता है। ये काम जो होता है वो होता है इनपुट यूनिट का। ये किसका काम? ये जो काम होता है वो किसका काम होता है? इनपुट यूनिट का। इसलिए ये आंसर जो है वो आंसर क्या आएगा इसका? डी। बेसिकली जो आपका इनपुट यूनिट होता है वो क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है डेटा को फ्रॉम द यूजर और फिर उस डेटा को कन्वर्ट करता है बाइनरी सिग्नल्स में और फिर स्टोर करके रखता है, और ताकि जो प्रोसेसर है उस प्रोसेसर को फिर बाद में
वो जो डाटा होगा वो प्रोसेसर उसको यूज कर पाए। तो क्या कहा मैंने, इनपुट यूनिट क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम द यूजर, कन्वर्ट्स इट इनटू बाइनरी सिग्नल्स एंड स्टोर इट फॉर प्रोसेसिंग बाय द सीपीयू। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी गई है ये एएलयू के लिए नहीं होता है, ये लाइन होती है इनपुट यूनिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following CPU registers contain the address of the next instruction during a program execution। अब ये कोरा कह रहा है कि CPU रजिस्टर, इसमें से कौन सा CPU रजिस्टर जो होता है which contain the address of the next instruction during a program execution। अब जरा मैं इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे। ओ शिट, एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था और मैंने पूरा यहाँ पे लिख भी लिया ये। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे सीपीयू बनाया है, यहाँ पे मैंने सीपीयू, और सीपीयू के अंदर मैंने क्या कहा कि एएलयू आता है, सीयू आता है और रजिस्टर्स आता है। ये तीन चीजें जो है वो सीपीयू के अंडर आती हैं। ठीक है, फिर इस सीपीयू जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है और आपका सीपीयू जो है वो इनपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है, और इस सीपीयू में मेमोरी जो है वो एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है। अगर आपको कोई बोले कि क्या मेमोरी सीपीयू का पार्ट है, तो सीपीयू मेमोरी का पार्ट नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। फिर आप कहोगे कि ये रजिस्टर्स ये भी तो मेमोरी होती है, लेकिन इसको मेन मेमोरी का इस्तेमाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, रजिस्टर्स जो होते हैं वो टेम्परेरी मेमोरी की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो जनरल लाइन आप याद रखेंगे, मेमोरी इट लाइज आउटसाइड द सीपीयू एंड इज नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू, एंड इज नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू। रजिस्टर्स जो होते हैं आपके, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू। रजिस्टर्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू एंड दे आर नॉट यूज्ड एज मेमोरी। इनको मेमोरी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इनको टेम्परेरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपके एग्जाम्स में रजिस्टर्स के टाइप आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक रजिस्टर है आपका एक्यूमुलेटर, एक रजिस्टर है आपका प्रोग्राम काउंटर, एक रजिस्टर है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्यूमुलेटर आपका 8 बिट का रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है वो 8 बिट का रजिस्टर होता है। अब एक एक लाइनें, दो दो लाइनें आपको पता होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है, जो भी प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन चल रही होती है ना, उसका जो ऑप कोड होता है, उसका जो ऑपरेशनल कोड, ऑप कोड बोले तो ऑपरेशनल कोड, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्रेजेंट होता है। तो ये किस इंस्ट्रक्शन की बात करता है, प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही होती है, उस प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन का जो ऑप कोड होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ये आप याद रखेंगे। अब इस प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन के बाद का मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी कोई होगी, उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस स्टोर होता है प्रोग्राम काउंटर में। कहाँ पे स्टोर होता है, प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसका मतलब जो प्रोग्राम काउंटर है, एक तो आपको याद रखना है कि ये 16 बिट का है, दूसरा आपको ये याद रखना है इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, आप ये याद रखेंगे, प्रोग्राम काउंटर की बात हो रही है। फिर आप ये याद रखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब एक्यूमुलेटर के बारे में भी आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए। जब प्रोसेसर जो है ना, जब प्रोसेसर, आप जैसे मान लो कि आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, मान लीजिए मैं 8+5 करूंगा, तो ये 8+5 भी तो कहीं स्टोर होगा। तो एक जो चीज है ना, ये होगा किसमें, इसी एक्यूमुलेटर में, ये किसी और रजिस्टर में स्टोर होगा, मान लो सी। तो ऑपरेशन आपने चलाया A+C कर दो, तो A+C कितना आ गया, एक तो जो भी आप ऑपरेशन करोगे उसमें से एक ऑपकोड हमेशा एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। ठीक है, अब जो भी रिजल्ट आएगा ना इस ऑपरेशन के बाद, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। वो भी कहां पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। A+C कितना आ गया, 8+5, 8+5 कितना हो गया, 13। ये 13 अब कहाँ स्टोर होगा, उस ए वाले में ही स्टोर होगा। तो ए में क्या आ गया, 13 आ गया, ए में क्या आ गया, 13 आ गया। इसका मतलब एक्यूमुलेटर में जो भी इंस्ट्रक्शन हो रही होगी, जो भी इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है वो कहां पे स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होता है, ये आप याद रखेंगे। एक्यूमुलेटर के बारे में आप क्या याद रखेंगे, एक तो ये 8 बिट रजिस्टर है, ठीक है, बाई विच ऑलमोस्ट ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म। जितने भी आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो इसी एक्यूमुलेटर रजिस्टर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। दूसरा मैंने ये भी कहा था कि वन ऑफ द बाइट मस्ट बी स्टोर्ड इन
एक्यूमुलेटर, ये लाइन मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। और रिजल्ट जो होगा वो कहां पे स्टोर होगा, वो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे, अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर कंटेन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये प्रोग्राम काउंटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रोग्राम काउंटर की बात कर रहा है। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा होता तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। रिजल्ट या फिर अब कोड रिजल्ट की अगर बात कर रहा होता तो एक्यूमुलेटर में लिख लेते, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर जो है वो बेसिकली आपको ये भी याद रखना है 16 बिट का रजिस्टर होता है। नॉर्मली जो रजिस्टर्स होते हैं वो 8 बिट के ही होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर जो कितने बिट्स का होता है? 16 बिट्स का होता है। ईच प्रोसेस इज गिवन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टू यूज द सीपीयू इज कॉल्ड। हर एक प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि आप सीपीयू को यूज कर सकते हो, उसको क्या कहा जाता है? इसको बेसिकली टाइम क्वांटम कहते हैं। इसको बेसिकली क्या कहते हैं? टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस भी कहा जाता है। टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस भी कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत चीजें आपको मैं बता देता हूं कि होता क्या है। बेसिकली कुछ एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। एल्गोरिथम्स हैं, उन एल्गोरिथम्स के हिसाब से जो है ये सब चीजें डिसाइड होती हैं। एक होता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन RR शेड्यूलिंग, स्केड्यूलिंग या शेड्यूलिंग। ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली होता है सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन आपको याद है? ट्यूरिंग मशीन जो मैंने कहा था कि वो बताता है कि कौन सी चीज जो है वो कंप्यूटेबल है या नहीं है। तो वहां पर भी मैंने एल्गोरिथम की बात की थी कि कोई भी मशीन जो है, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटेबल है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उस प्रॉब्लम का हमारे पास एल्गोरिथम है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है ये बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इसका मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें से एक जो होता है वो होता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए मुझे 10 प्रोसेस करने हैं। मान लो मुझे 10 प्रोसेस करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 4 5 6 प्रोसेसेस हैं जो मुझे एक सीपीयू से करवाने हैं, सीपीयू से करवाने हैं। अब सवाल यह है कि कौन सा प्रोसेस पहले होगा, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, कौन सा होगा? तो बेसिकली इस वाले स्केड्यूलिंग में क्या होता है, ये जो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग है इसमें बेसिकली एक साइक्लिक मैनर में इनको रखा जाता है। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके रखा और आगे रखा सीपीयू, प्रोसेसर बोले तो मैं हर किसी को फिक्स टाइम दूंगा। मान लो मैं टाइम देता हूं हर किसी को 5 सेकंड, हर एक प्रोसेस के लिए मैंने टाइम रखा 5 सेकंड। तो ये जो ऑपरेशन है ये 5 सेकंड के लिए चलेगा, ठीक है। मान लो इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में 15 सेकंड चाहिए होते हैं, लेकिन मैंने हर एक ऑपरेशन के लिए टाइम कितना फिक्स कर दिया? 5 सेकंड। इसका मतलब ये सीपीयू जो है, ये छठा जो ऑपरेशन है ये 5 सेकंड के लिए सीपीयू यूज करेगा, फिर वापस चला जाएगा यहाँ लास्ट पे, ठीक है। उसके बाद ये 5वें नंबर का ऑपरेशन आगे आएगा, ये सीपीयू को यूज करेगा। मान लो इस 5वें नंबर के ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए 10 सेकंड चाहिए थे, तो 5 सेकंड के लिए ही ये यूज कर पाएगा, फिर ये इसके पीछे चला जाएगा, पहले 6 आ गए इधर, फिर इसके ऊपर 5 आएगा। तो ये साइक्लिक मैनर में ये सब चीजें चलती रहती हैं जब तक पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं। मैं और भी एल्गोरिथम्स होते हैं, मैं बता ही देता हूँ आपको, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, कि सीपीयू को किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कहते हैं। बेसिकली ये मेथड्स होते हैं। बेसिकली क्या है ये? दीज आर मेथड्स, ठीक है। दीज आर मेथड्स यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिसाइड। ऐसे मेथड जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं टू डिसाइड द ऑर्डर in which processes
in the ready queue, in the ready queue gets CPU time, CPU time। तो क्या कहा मैंने कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं बेसिकली, कि मैंने जैसे कहा कि मान लो कि ये सीपीयू है, ठीक है ना, ये सीपीयू है और मेरे पास तीन प्रोसेसेस हैं ए बी और सी। तो इनको मैंने ए बी और सी को ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया, रेडी क्यू जिसको हम बोलते हैं। तो आप किस प्रोसेस को कितना टाइम मिलेगा सीपीयू यूज करने के लिए, ये इन्हीं मेथड्स को कहा जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। क्या कहा जाता है? सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। आप ये मैंने कहा था कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक टाइप होता है एफ सी एफ एस, एफ सी एफ एस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिसे हम कहेंगे। क्या? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये क्या कह रहा है कि जो प्रोसेस सीपीयू के पास पहले आएगा, अगर ए पहले आएगा तो ए पूरी तरीके से पहले सीपीयू यूज करेगा, जब तक ए वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा बी को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एक एल्गोरिथम है एफ सी एफ एस। ठीक है, फिर दूसरा जो है दैट इज एस जे एफ। एस जे एफ स्टैंड फॉर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस का कोई मतलब नहीं है। ये आपका सीपीयू है, मान लो मुझे तीन काम है ए बी और सी यहाँ पे, और इस काम को करने में मान लो 5 सेकंड लगते हैं, इस काम को करने में 15 सेकंड लगते हैं, और इस काम को करने में मान लीजिए 7 सेकंड्स लगते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या कह रहा है? तो सबसे पहले ये सीपीयू किसको मिलेगा? ए को, क्योंकि इसके पास शॉर्टेस्ट टाइम है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। सबसे पहले ये इसी को प्रायोरिटी देगा, उसके बाद सी को प्रायोरिटी देगा, और सबसे लास्ट पे जो है वो बी को प्रायोरिटी देगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इसीलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा दैट इज यही राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन जो अभी मैंने आपको कहा, राउंड रॉबिन आर आर, आर आर। इसमें क्या होता है, एक फिक्स टाइम दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी है, इनको प्रोसेसर यूज करना है सीपीयू, तो मैंने हर किसी को टाइम दे दिया 5 सेकंड, 5 सेकंड्स। ठीक है, तो 5 सेकंड के लिए ये यूज करेगा। मान लो ये वाला काम खत्म नहीं हुआ है इसका भी, तो 5 सेकंड का काम हो गया ना, फिर ये इसके बाद यहाँ लास्ट पे चला जाएगा क्यू में सी, फिर बी 5 सेकंड के लिए सीपीयू को इस्तेमाल करेगा, फिर बी इसके पीछे आ जाएगा बी, ठीक है, इसके पीछे, फिर ए जो है वो 5 सेकंड के लिए सीपीयू इस्तेमाल करेगा, फिर ए इसके पीछे आ जाएगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं होते हैं, मतलब जो भी इनका प्रोसेस टाइम होगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। ये था राउंड रॉबिन। ठीक है, क्या था? राउंड रॉबिन। फिर चौथा एक और होता है, चौथा होता है मल्टी लेवल। क्या होता है? मल्टी लेवल शेड्यूलिंग। क्या होता है? मल्टी लेवल शेड्यूलिंग। अब इस मल्टी लेवल शेड्यूलिंग में क्या होता है, मान लीजिए प्रोसेसेस है मेरे पास ए बी सी डी। ठीक है, ये प्रोसेसेस हैं, 4 प्रोसेसेस। ठीक है, तो सीपीयू के पास जो है वो डिपेंडिंग, अब इन प्रोसेसेस को मैं प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीपल लाइंस बना दूंगा। मान लो इस तरीके से लाइन बना दी ए बी और सी डी, इस तरीके से बना दिया। एक तो ये मल्टीपल क्यूज में मैं इनको डिवाइड करूंगा, फिर डिपेंड करेगा कि किसको, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उस क्यू को मैं पहले लगाऊंगा, उस क्यू को क्या लगाऊंगा? पहले लगाऊंगा। वो डिपेंड करता है कि किस क्यू की प्रायोरिटी जो है वो, किस क्यू की प्रायोरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको कम प्रायोरिटी देनी है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन। चलिए, तो क्या कहा मैंने, तो इसी राउंड रॉबिन में ना हर एक प्रोसेस को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है सीपीयू यूज करने के लिए, जिसे कहा जाता है टाइम क्वांटम। और ये किसका पार्ट है? ये बेसिकली एक राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का पार्ट है। किसका? आर आर शेड्यूलिंग का एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये कह रहा है कि इसमें सबसे सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है? सबसे सिंपलेस्ट है कि डिफरेंट डिफरेंट क्यूज में इनको डिवाइड करो, और जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी उसको सबसे पहले यूज करो। तो ये सबसे सिंपलेस्ट है मल्टी लेवल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, मल्टी लेवल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ये सबसे सिंपलेस्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जॉब्स को हम डिफरेंट क्यूज में डिवाइड करते हैं, और फिर इनको प्रायोरिटी के हिसाब से सीपीयू यूज करने दिया जाता है इनको। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट है। नेक्स्ट,
विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये चल रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये कह रहा है सीपीयू कैशे के बारे में। तो आपको पता है कैशे मेमोरी के बारे में, कैशे मेमोरी, ठीक है, ये सब चीजें मैं डिटेल में बता चुका हूं ऑलरेडी लेक्चर में। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो अगर आपको समझ नहीं है कंप्यूटर के बारे में तो आप जाके पहले लेक्चर्स देख लीजिए यहाँ पे। तो होता क्या है, ये आपका सीपीयू है, ठीक है। तो सीपीयू मोस्टली किसके साथ आप कम्युनिकेशन करता है, मेन मेमोरी के साथ। किसके साथ, मेन मेमोरी के साथ, जिसको हम रैम कहते हैं, ठीक है। सीपीयू को कुछ भी चाहिए होता है ना, तो वो इस मेन मेमोरी में जाके चेक करता है, फिर यहाँ से ले आता है, कुछ भी चाहिए होगा फिर जाएगा, कुछ भी चाहिए होगा फिर जाएगा, कुछ भी चाहिए होगा फिर जाएगा ले आएगा। लेकिन एक इसमें ना एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था, फिर एक छोटी सी मेमोरी इसके बीच में लगाएगी, इन दोनों के बीच में लगाएगी, जिसे नाम दिया गया कैशे मेमोरी। अब जो भी फ्रीक्वेंटली या फिर मोस्टली जो भी फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा होगा ना, तो वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा किस में रखा जाता है, इस सीपीयू में। किस में रखा जाता है, सीपीयू में। अब सीपीयू को कुछ भी डेटा चाहिए होगा वो पहले जाएगा कैशे मेमोरी के पास। अगर कैशे मेमोरी में वो काम मिल गया तो वहां से वापस आ गया, अगर नहीं मिला तो जाएगा मेन मेमोरी के पास। इससे आपका जो एक्सेस टाइम है वो क्या हो गया, कम हो गया। जो आपका ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी होगा, वो फास्ट होगा, ठीक है। तो यही काम होता है सीपीयू कैशे का। बेसिकली एक बफर मेमोरी की तरह होता है, किस किस के बीच में, आपके सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, मतलब रैम के बीच में। सीपीयू इज स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी देन द मेन मेमोरी, बिल्कुल एक छोटी मेमोरी है और ऊपर से फास्ट मेमोरी। एक चीज मैंने आपको रूल्स बताए होंगे कि मेमोरी जितनी छोटी होगी वो उतनी फास्ट होगी, मेमोरी जितना सीपीयू के क्लोज होगी वो उतना फास्ट होगी, ठीक है। ये रूल्स मैंने आपको बताए थे। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये कह रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है। इट इज यूज्ड टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा लोकेशन फ्रॉम द मेन मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। इट इज एक्सेस्ड आफ्टर द मेन मेमोरी ड्यूरिंग रीड राइट ऑपरेशन बाय द प्रोसेसर। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द टाइम टेकन बाय द प्रोसेसर टू एक्सेस मेमोरी, ये तो बिल्कुल सही है। इट इज एक्सेस्ड आफ्टर द मेन मेमोरी, आफ्टर द मेन मेमोरी थोड़े एक्सेस करेंगे इसको, मेन मेमोरी के बाद अगर इसको एक्सेस करेंगे तो फिर कैशे मेमोरी का क्या ही मतलब रह जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसको मेन मेमोरी से पहले एक्सेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द एड्रेस बस कनेक्ट्स ओनली। अब देखो यहाँ पे दो तीन तरीके की बसेस होती हैं जो आपको कंप्यूटर में पता होनी चाहिए। एक होती है एड्रेस बस, एक होती है डेटा बस, और एक होता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जिनके बारे में अब पेपर आया तो यहां से मतलब क्वेश्चन आया तो इन तीन चीजों से आ सकता है। अगर जब भी एड्रेस बसेस की बात, मतलब जब भी इन बसेस की बात हो, बसेस मतलब वायर्स, ठीक है। जो एड्रेस बस होती है ना, अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी चीज किस किस के बीच में कनेक्टेड होती है। चल रहा है ना, देखो यहाँ पे जो आपकी एड्रेस बस है, एड्रेस बस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये सीपीयू को कनेक्ट करती है किसके साथ, आपके रैम के साथ, मेन मेमोरी के साथ, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। आपकी जो एड्रेस बस होती है ये होती है यूनिडायरेक्शनल। ये क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल, इसलिए एरो मैंने एक तरफा लगाया है यहाँ पे, ठीक है। जो आपका डेटा बस है, डेटा बस ये सीपीयू को कनेक्ट करता है किसके साथ, रैम के साथ, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कर। यहां पे मैंने एरो दोनों तरफ बनाई है, इसका मतलब जो आपका डेटा बस है ये होती है बाई डायरेक्शनल इन नेचर। ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल इन नेचर होती है। जो आपकी कंट्रोल बस है ना, कंट्रोल बस ये भी इन्हीं चीजों को कनेक्ट करती है। सीपीयू को किसके साथ कनेक्ट करेगी, रैम के साथ और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। लेकिन जो आपकी कंट्रोल बस है ना, कंट्रोल बस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये पार्शियली होती है यूनिडायरेक्शनल, इट इज पार्शियली यूनिडायरेक्शनल एंड पार्शियली बाई डायरेक्शनल, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बस से रिलेटेड, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो एड्रेस बस हो चाहे डेटा बस हो या कंट्रोल बस हो, वो किस किस को कनेक्ट करते हैं, सीपीयू को किसके साथ कनेक्ट करता है, रैम के साथ कनेक्ट करता है। रैम की जगह हो सकता है वो आपको यहाँ पे मेन मेमोरी लिख ले, मेन मेमोरी लिख लें,
ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग transmits various commands or control signals from one component of the computer system। ये किसका काम है? ये काम है कंट्रोल बस का। वेरियस कमांड्स आर कंट्रोल सिग्नल्स कौन जनरेट करता है? कंट्रोल सिग्नल जो है वो कंट्रोल बस के थ्रू जो है वो जनरेट होते हैं, कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है और कंट्रोल बसेस के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं कंट्रोल सिग्नल्स को। ठीक है, नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज स्टोर्ड इन। ये कह रहा है ऐसी इंस्ट्रक्शन जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है इमीडिएटली, उसको कहां पे रखा जाता है? उसको इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में रखा जाता है। ये आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे आप? द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज स्टोर्ड इन IBR, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। ठीक है, स्टोर्ड इन IBFR। ठीक है, देखो एग्जाम्स में ये सब चीजें बहुत ही कॉमन है आजकल। ठीक है, द एक्शन ऑफ राइटिंग न्यू डेटा इन रजिस्टर। जब भी रजिस्टर, देखो जैसे मैंने कहा था आपको कि A+C में, मैंने आपको एकोमुलेटर और उसकी एग्जांपल दी थी कि A में 8 है, इसमें 5 है, फिर आपने A+C किया, 8+5 तो आंसर आया 13। तो ये A में फिर क्या स्टोर हो जाएगा? A में स्टोर हो जाएगा 13 और C जो है उसमें 5 ही रहेगा। जब कोई नया डाटा होगा तो उसमें आप लिख सकते हो। तो बेसिकली जब भी आपको कोई नया डेटा लिखना पड़ेगा ना, जैसे A में मैंने 13 लिखा, A में पहले क्या था 8, फिर मैंने ये ऑपरेशन किया, इसके बाद 13 था, 13 A में आ गया। तो बेसिकली आपने पहले वाले डेटा को क्या किया? इरेज तो किया। क्या किया? इरेज किया, फिर नए डेटा को स्टोर किया। तो क्या कहता है? जब भी राइटिंग का मतलब होता है यहाँ पे स्टोर करना कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, रीड करने को का मतलब होता है डेटा को एक्सेस करना, डेटा को एक्सेस करना, और राइट करने का मतलब होता है डेटा को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना। तो जब भी आप किसी रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर में तो जो स्पेस है उतनी स्पेस है, जैसे 8 बिट का रजिस्टर है तो ये 8 ही बिट स्टोर कर पाएगा। ठीक है, तो जो भी उसमें पहला डेटा होगा उसको क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा पहले, फिर जाके आप नया डेटा जो है वो स्टोर कर पाओगे। The amount of data transmitted simultaneously, the amount of data transmitted simultaneously between the CPU, main memory, and the input-output devices is referred as bus width. Bus width, ठीक है, is referred as bus width. Bus width की क्या definition है या वो है? It refers to the number of parallel wires in a bus. Bus width का मतलब है कि कितनी parallel wires हैं। ठीक है, क्योंकि एक वायर में 1 बिट स्टोर होगा। अगर आपसे कोई कह रहा होगा ना कि ये 8 बिट बस है, 8 बिट बस है, इसका मतलब 8 वायरें चल रही होंगी। कितनी वायरें चल रही होंगी? 8 वायर चल रही होंगी पैरेलल। अगर कोई आपसे कहे कि ये 64 बिट है तो 64 वायर्स जो होंगी वो पैरेलली कनेक्टेड होंगी। समझ आई बात आपको? ठीक है, इसी चीज को कहा जाता है, नंबर ऑफ वायर्स कितनी कनेक्ट, इसी चीज को कहा जाता है बस विड्थ। क्या कहा जाता है? बस विड्थ। ठीक है, bus width refers to the number of parallel wires in a bus. Since each wire can carry 1 bit of data at a time, the bus width determines how many bits of information can be transferred simultaneously between CPU and other components. ठीक है, for example 64 bit bus can transmit 64 bits of data at once. ठीक है, ये चीज आपको समझ आए। नेक्स्ट, the relational operation is authorized by ALU which provides the maximum possible outputs। देखिए यहाँ पे अब जो भी प्रोसेसर है या CPU है, ठीक है, अब इसमें जो भी डेटा होता है वो बाइनरी की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म होता है? बाइनरी की फॉर्म में, या तो 0 की फॉर्म में या 1 की फॉर्म में। इसका मतलब डेटा को आप 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 फॉर्म्स कौन सी? या तो 0 या तो 1। 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। ठीक है, जैसे ये डेटा ऐसे चल रहा होगा ना, सिग्नल ऐसे, इस तरीके से, तो अगर मैं इसको 0 मानूंगा तो इसको 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से, फिर ये 0, फिर ये 1, ठीक है, 1, फिर 0, फिर 1, इस तरीके से 0 1 इस तरीके से। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट तो 2 ही हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। तो कौन कौन सा पॉसिबल? या तो 0 या तो 1। ठीक है, ये चीज कह रहा है ये।
द रजिस्टर दैट होल्ड द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, अभी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वो इंस्ट्रक्शन को कौन होल्ड करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो अभी इंस्ट्रक्शन करंटली एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, वो उस इंस्ट्रक्शन को कौन एग्जीक्यूट करता है? इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। जिस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो कहां पे स्टोर होगा? प्रोग्राम काउंटर में। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये सब चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। The register that hold the address of the memory location from which or to which data needs to be transferred is called memory address register, MAR। MAR। दूसरा होता है MDR। MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर या फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब ये डेफिनेशन ही यही है, द रजिस्टर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फॉर विच आर टू विच डेटा नीड्स टू बी ट्रांसफर। अब होता क्या है बेसिकली, देखो सीपीयू है ये, इस सीपीयू के अंदर, सॉरी ये सीपीयू है, इस सीपीयू के अंदर मैंने कहा था एएलयू है, सीयू है और रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स है। और फिर आपका ये मैंने अलग से बनाया था मेन मेमोरी, मेमोरी बनाया था अलग से मैंने, मेमोरी इसका पार्ट नहीं, अलग से पार्ट है। अब मुझे कोई भी डेटा अगर यहां से लाना है, यहां से एक्सेस करना है, तो मुझे क्या पता है यहां तो बहुत सारी लोकेशंस होंगी, तो उन्हीं मेमोरी का जो एड्रेस होगा ना, हर एक मेमोरी का जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को इन रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। किस में स्टोर किया जाता है? रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। जिस रजिस्टर में स्टोर किया जाएगा उस रजिस्टर को बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। उसी तरीके से जब टेम्परेली आप किसी डेटा को यहां किसी रजिस्टर्स में स्टोर करोगे उसे कहा जाएगा मेमोरी डेटा रजिस्टर। क्या कहा जाएगा? मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप नेक्स्ट, टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड्स बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। अब क्या किसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे? बेसिकली देखो, अब यहाँ पे मान लो एक हार्डवेयर 1 है, फॉर एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, और ये हार्डवेयर 2 है, ठीक है। या इसको इस तरीके से याद, हार्डवेयर 2 नहीं, इसको आप मान के चलो ये सीपीयू है, ठीक है। इसकी एक अपनी स्पीड होगी डेटा को प्रोसेस करने की, इसकी एक अपनी स्पीड होगी जिस स्पीड पे ये डेटा को कैरी करता होगा। अब ऑब्वियसली बात है इन दोनों का स्पीड वेरिएशन, स्पीड सेम तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये काम एक टाइम में 1 मिनट में हो सकता है 10 काम करता हो, वो हो सकता है कि ये 10 मिनट में एक काम करता हो, तो स्पीड मिसमैच है। अब जब स्पीड मिसमैच है, जब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे किसी पर्टिकुलर काम को लेके, तब आपकी ये स्पीड अगर मिसमैच होगी तो कैसे काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए बीच में इस्तेमाल किए जाते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर्स, MBR। किन रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है? मेमोरी बफर रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है इन मिसमैचेस को कम करने के लिए, इन मिसमैचेस को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको क्या कहते हैं? बफर रजिस्टर्स कहते हैं। टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड्स, ठीक है। डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है उनमें जो मिसमैच है उस मिसमैच को कम करने के लिए मेमोरी बफर रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, डैश इज ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू दैट इज यूज्ड टू टेम्परेली स्टोर डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब मुझे बताओ सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज होती है? सीपीयू के अंदर एक आपका एएलयू आ गया, एक सीयू आ गया, एक रजिस्टर्स आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि टेम्परेली डेटा स्टोर किस में करते हो आप? इन्हीं रजिस्टर्स में तो करते हो या नहीं करते हो? वही तो कह रहा है फिर ये, ठीक है। अगर आप सीधा पढ़ने बैठ जाओगे ना तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से चीजें समझ आई हो तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा आइटम फ्रॉम द मेमोरी इज कॉल्ड। आप देखो यहाँ पे ये कह रहा है बेसिकली ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम द मेमोरी इज कॉल्ड। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है मशीन साइकिल की, मशीन साइकिल की, ठीक है। अब इस मशीन साइकिल को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, एक मिनट। तो मैं बात कर रहा था मशीन साइकिल की, मशीन साइकिल की। देखिए यहाँ पे अब बेसिकली क्या क्या ऑपरेशंस प्रोसेसर करता है, तो आपको पहले ये याद रखना है यहाँ पे व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ प्रोसेसर, ऑफ ए प्रोसेसर। जो प्रोसेसर है वो क्या क्या ऑपरेशंस करता है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो करता है ऑफ कोड फैच, ऑफ कोड फैच,
ऑप कोड का मतलब है यहाँ पे ऑपरेशनल कोड, उसको फेच करता है, फेच का मतलब लाना, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर उसके बाद मेमोरी रीड करता है, क्या करता है, मेमोरी रीड। तीसरा क्या करता है, मेमोरी राइट, मेमोरी राइट। मेमोरी रीड का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो ऑपरेशनल कोड उसने लाया है उसमें कुछ लिखा होगा कि ये वाला काम करना है, फिर मेमोरी के पास जाएगा, वहां से डेटा को एक्सेस करेगा। रीड का मतलब होता है डेटा को एक्सेस करना, ठीक है। मेमोरी राइट करेगा, राइट का मतलब होता है डेटा को स्टोर करना, ठीक है। नेक्स्ट, उसी तरीके से इनपुट आउटपुट रीड, मतलब इनपुट आउटपुट का मतलब होता है, देखो ये सीपीयू जो है ना, सीपीयू, ये तो या तो ये मेमोरी के साथ काम करेगा, या तो ये किसी इनपुट डिवाइसेस के साथ काम करेगा, इनपुट डिवाइस के साथ काम करेगा, या तो किसी आउटपुट डिवाइस के साथ काम करेगा। तो उसी को कहा जाता है इनपुट आउटपुट रीड। इनपुट आउटपुट, इन दोनों चीजों को एक कंबाइन करके लिखा जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट रीड। उसी तरीके से होगा इनपुट आउटपुट राइट। तो ये जो 5 ऑपरेशंस होते हैं ना, ये जो 5 बेसिक ऑपरेशंस है, इन्हीं बेसिक ऑपरेशंस को बेसिकली कहा जाता है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल, किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए इस मशीन साइकिल, ये जो 5 ऑपरेशंस होते हैं ना, इन्हीं 5 ऑपरेशंस को क्या कहा जाता है, मशीन साइकिल कहा जाता है। मतलब किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, तो जैसे मैंने कहा आपका कि ये आपका माइक्रो प्रोसेसर, या फिर माइक्रो प्रोसेसर कह लो या सीपीयू कह लो, ये किसके साथ करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी होंगी इसके साथ, और या फिर इसके साथ क्या लगे होंगे, मेमोरी लगी होगी, इन्हीं के साथ तो ये डील करता है आपका सीपीयू। अब सबसे पहले इस ऑपकोड फैच में क्या होता है, ऑपकोड फैच, ऑपकोड फैच में क्या कहा था मैंने, कि बेसिकली इसमें रीडिंग और एक्सेसिंग, रीडिंग या फिर एक्सेसिंग, एक्सेसिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी इनटू प्रोसेसर, इनटू प्रोसेसर। ये बात होगी किसकी, ऑपकोड फैच की, जिसमें किसी भी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करता है ये मेमोरी से, कहा प्रोसेसर में लेके आ जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा आ गया आपका मेमोरी रीड, मेमोरी रीड। ये यहां पे बात हो रही है इंस्ट्रक्शन की, यहां पे इसने इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करके लाया है, ठीक है, इसलिए यहां पे रीड वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक्सेस यहां पर भी हो रहा है, लेकिन यहां पे क्योंकि इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, इसलिए यहां पे रीड का इस्तेमाल नहीं। जो इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा ना कि ये वाला काम करना है, उसके बाद आएगा मेमोरी रीड, क्या, ठीक है। इसका मतलब रीडिंग या फिर एक्सेसिंग, एक्सेसिंग डेटा जो कहां पे स्टोर्ड है, जो स्टोर्ड है मेमोरी में, विच इज स्टोर्ड इन मेमोरी। ये क्या कहा मैंने, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी, डेटा को एक्सेस करने में जो मेमोरी से डेटा एक्सेस करेगा ये, ठीक है। फिर तीसरा ऑपरेशन क्या आ गया, मेमोरी राइट, मेमोरी राइट। मेमोरी राइट का मतलब होता है स्टोरिंग डेटा इनटू मेमोरी, स्टोरिंग डेटा इनटू मेमोरी, ठीक है। उसी तरीके से इनपुट आउटपुट रीड का क्या मतलब है यहां पे, ये एक्सेसिंग डेटा, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और पांचवा क्या बोला था मैंने, इनपुट आउटपुट रीड राइट। इसका मतलब क्या है, स्टोरिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। ये सब चीजें कहा मैंने, ठीक है। तो ये 5 चीजें जो होती है वो मशीन साइकिल का पार्ट होती है, मशीन साइकिल क्या होती है, पार्ट होती है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर डेटा फ्रॉम द मेमोरी। इसी चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को कहते हैं फैचिंग। इसको क्या कहते हैं, ऑपकोड फैच, जो मैं कह रहा था ना, ऑपकोड फैच, वो यही चीज है, ऑपकोड फैच या फिर फैचिंग, इसी चीज को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि आई एम ए मेमोरी डिवाइस, आई एम मेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, आई कैन क्विकली रिसीव डेटा, हु एम आई। ये कह रहा है कि मतलब मैं एक मेमोरी डिवाइस हूं, मैं बना हूं ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर से, मैं डेटा को क्विकली रिसीव कर सकता हूं, बताओ मैं कौन हूं, बताओ, तो बताओ कौन है। तो ये बेसिकली बात कर रहा है डी रैम के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा है, डी रैम के बारे में, ठीक है। तो आपको याद है ना, मैंने डी रैम और एस रैम आपको बड़े ही प्यार से समझाया था कि डी रैम और एस रैम में क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा याद, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी।
ये नहीं, ये यहाँ पे, अरे क्या हो रहा है इसको, तो यहां पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा एस एस रैम, एस रैम और डी रैम के बारे में, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो एस रैम आपको पता है कि एस रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो फ्लिप फ्लॉप स्ट्रक्चर्स में डेटा को स्टोर किया जाता है। डी रैम अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने कहा था ये बना किससे होता है, ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर से, और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो चार्ज की फॉर्म में स्टोर किया जाता है कैपेसिटर्स में। किसमें स्टोर किया जाता है, कैपेसिटर्स में। जो आपका एस रैम होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। जो डी रैम होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, कंपेरेटिवली स्लो होता है, अगर आपको याद होगा तो। इसमें रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट या होती है, अगर आपको याद होगा, फॉर एवरी 2 to 3 मिली सेकेंड्स। ये भी वोलाटाइल है, एस रैम भी वोलाटाइल है, आपका डी रैम भी वोलाटाइल है। डी रैम आपका इस्तेमाल होता है रैम में, मेन मेमोरी में, और एस रैम का इस्तेमाल जो होता है वो कैशे मेमोरी में इस्तेमाल किया जाता है। कैशे मेमोरी में इसका इस्तेमाल होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो। ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप जाके लेक्चर देख लीजिए कंप्यूटर का, वहां पे मैंने डिटेल में चीजें पढ़ाई हैं। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रोम, इज नॉट ए टाइप ऑफ रोम। तो अगर आपको याद होगा, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा पार्ट रोम का है, तो एस रैम आपको पता है ये रैम का पार्ट है, क्योंकि रैम दो प्रकार की होती है, एक एस रैम, एक डी रैम। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। उसी उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि रोम जो है ना, रोम, इसके भी टाइप्स होती हैं, अगर आपको याद होगा तो। एक आ गया आपका परमानेंट रोम, परमानेंट रोम। ठीक है, एक आ गया आपका इरेजेबल रोम, अगर आपको याद होगा। ये सब चीजें मैं डिटेल में बता चुका हूं आपको। तो ये जो परमानेंट रोम है, एक तो आ गया आपका ऑर्डिनरी रोम, जिसको हम कहेंगे कि आपका ऑर्डिनरी रोम आ गया। फिर आ गया आपका पी रोम। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अगर आपको याद होगा तो। फिर ये जो इरेजेबल है, ये है ई पी रोम, और दूसरा क्या था यहाँ पे, डबल ई पी रोम। ये सब चीजें बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये बाकी सब चीजें जो है वो इसके पार्ट्स हैं, तो जो रैम है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ रोम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एक्सेस टाइम ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। हो सकता है क्या, मैंने क्या कहा था, प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है जो सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है जो आप बाहर से मेमोरी कनेक्ट करते हो। ठीक है, सॉरी सॉरी, जो प्राइमरी मेमोरी है ना वो आपका रैम वगैरह आ गया, जैसे ये सीपीयू आ गया आपका, सीपीयू। तो सीपीयू के साथ ये जो रैम है, इसको जिसको मेन मेमोरी कहता हूं मैं, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, यही आपकी प्राइमरी मेमोरी है, बेसिकली प्राइमरी मेमोरी है। और एक कनेक्ट करते हैं हम बाहर से, एक्सटर्नल, जैसे हमने हार्ड डिस्क कनेक्ट की, हार्ड डिस्क। तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है जो इसके साथ कनेक्ट करेंगे आप थ्रू पीसीआई स्लॉट एंड अदर थिंग्स। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब सीपीयू, मैंने क्या कहा था आपको, एक ट्रिक याद रखनी है, जो मेमोरी जितनी छोटी होगी वो उतनी फास्ट होगी, जिसके बिहार पे आप ये कह सकते हो कि कैश मेमोरी इज फास्ट। दूसरा मैंने कहा था कि जो मेमोरी सीपीयू के जितने क्लोज होगी वो उतनी फास्ट होगी, क्योंकि उसमें एक्सेस टाइम कम होगा ना। अब सीपीयू को काम करना है, अब जो उसके नजदीक होगा उसके पास जल्दी से जाके वो डेटा को एक्सेस कर सकता है, जो उसके जितने दूर होगा उसके पास उतना टाइम लगेगा उसको डेटा को एक्सेस करने में, हाँ या ना। तो इसी बिहार पे सीपीयू का जो प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है वो कम होता है। एक्सेस टाइम अगर कम होगा इसका मतलब मेमोरी क्या होगी, फास्ट होगी, यही तो कह रहा है ये। द एक्सेस टाइम ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज ग्रेटर, इसका मतलब गलत है। फॉर द सेम स्टोरेज डी रैम इज चीपर देन एस रैम, बिल्कुल सही बात। देखो डी रैम का इस्तेमाल कहां पे होता है, मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में। एस रैम का इस्तेमाल कहां पे होता है, कैशे मेमोरी में, कैशे मेमोरी। तो ये जो कैशे मेमोरी है ना, ये एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड ठीक है, स्टेटमेंट पहली जो है वो गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ एस रैम एंड डी रैम आर रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल सही, यही तो बात कर रहा है ये। एस रैम, ये पहली लाइन ठीक होगी, वैसे बाकी भी देख लेते हैं।
एस रैम इज नॉन वोलाटाइल, ऐसा नहीं है। एस रैम चाहे हो डी रैम, बोथ आर वोलाटाइल। एस रैम रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, नहीं, ये बात तो डी रैम की बात होती है। डी रैम में रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड होती है, एस रैम में तो रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड ही नहीं होती है। डी रैम इज फास्टर देन एस रैम, बिल्कुल उल्टा है, एस रैम इज फास्टर देन एस डी रैम। ये सब चीजें जब एग्जाम में आएंगी ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे, अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो आंसर आएगा पहला। अभी तो चीजें इजी लग रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलाटाइल मेमोरी, ये कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलाटाइल ही तो होती है आपकी। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है दैट इज वोलाटाइल इन नेचर। हाउ इज डेटा इरेज्ड इन ई प्रोम, अभी मैंने आपसे ऊपर कहा कि रोम दो प्रकार की होती है, एक आ गया आपका परमानेंट वाली, एक आ गया आपका इरेजेबल वाली। इरेजेबल वाली, इसी इरेजेबल में मैंने आपको बोला कि ये दो प्रकार की होती है, एक होती है ई प्रोम और एक होती है डबल ई प्रोम। डबल ई प्रोम, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इस ई प्रोम में आप जो ये इरेजिंग करोगे, वो इरेजिंग किससे करते हो, वो इरेजिंग करते हैं यूवी लाइट से। और इस डबल ई प्रोम में जो इरेजिंग होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल पल्सेस से। इलेक्ट्रिकल पल्सेस से, आप ये याद रखना। ठीक है ना, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं वहां पे। अगर आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स और भी बताने, अगर आपको पता होने चाहिए तो ई प्रोम और डबल ई प्रोम में मैंने क्या क्या बताया था आपको कि ई प्रोम में तो सबसे पहली लाइन आपको ये याद रखनी है कि ई प्रोम में इरेजिंग होती है यूवी लाइट से, और डबल ई प्रोम में जो इरेजिंग पॉसिबल है दैट इज इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। इरेजिंग टाइम जो, अगर मैं ईपी प्रोम की बात करूं, ई प्रोम की बात करूं, तो इरेजिंग टाइम इसमें 15 से 20 मिनट मैंने बताया होगा तब आपको। जो आपका डबल ई प्रोम में, इसमें इरेजिंग टाइम जो होता है वो सेकंड्स में होता है, सेकंड्स में होता है। ठीक है ना। दूसरा मैंने ये बताया था कि ई प्रोम में क्या दिक्कत है, जब भी ई प्रोम में आप इरेजिंग करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको आईसी को बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम डबल ई प्रोम में नहीं होती, उसमें एक जे टैग का इस्तेमाल करते हैं। जे टैग अगर आपको याद होगा तो दैट स्टैंड्स फॉर ज्वाइंट टेस्ट एक्शन ग्रुप। इसके थ्रू जो है वो आपको आईसी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, सिस्टम में रह के ही आईसी को आप इरेज कर सकते हो। और भी पॉइंट्स थे जो आप जाके वहां दे सकते हो। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी, read only memory can be erased by exporting it to the electrical charge। डबल ई प्रोम की बात कर रहा है यहाँ पे आंसर आएगा यूवी लाइट। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोले तो रोम, रोम इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। परमानेंट मेमोरी है ना ये, अभी मैंने कहा ऊपर से। Which of the following statements about primary and secondary memory is correct in computer system? ये कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी सिस्टम से रिलेटेड कौन सी चीजें, सेकेंडरी मेमोरी इज वोलाटाइल वाइल प्राइमरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये गलत चीज है। बोथ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। क्या डायरेक्टली एक्सेसिबल है ये? ठीक है, अभी मान लो ये मुझे प्राइमरी मेमोरी तो चलो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है सीपीयू, अब ये सेकेंडरी मेमोरी में डायरेक्टली एक्सेस होता है या नहीं होता है, इट इज नॉट कंफर्म। अब बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अभी, क्योंकि इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर बट हैज लोअर स्टोरेज कैपेसिटी, वाइल सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर बट हैज लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। ये बिल्कुल सही लाइन है, इसमें कोई कोताही नहीं है, ये लाइन बिल्कुल सही है। प्राइमरी मेमोरी यूज एज लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल, सेकेंडरी मेमोरी बोले तो हार्ड डिस्क। ठीक है, ये सब चीजें, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी को आप डायरेक्टली जो है वो सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको एक्सेस करता है वो किससे, वो आपके प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है। नेक्स्ट चलिए, सेकेंडरी मेमोरी इज ए लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर प्रोग्राम्स एंड डेटा, बिल्कुल। while primary memory holds the program and data currently in use, what type of organization is this? अब देखें यहाँ पे ये कह रहा है, ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, फिजिकल, लॉजिकल, स्ट्रक्चरल, मोर देन वन ऑफ द अबो, ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे देखें यहाँ पे। सबसे पहले तो इस चीज को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि ये क्या कह रहा है। जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है ना, इट्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर प्रोग्राम्स एंड डेटा, while primary memory uses semiconductor technology, typically volatile, holds the program and data currently in use, this is called physical organization। this is called physical organization की यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे।
फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू हाउ डेटा इज फिजिकली अरेंज्ड एंड स्टोर्ड ऑन स्टोरेज मीडिया। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है यहाँ पे कि डेटा को किस तरीके से अरेंज किया गया है और किस तरीके से स्टोर किया गया है, किसके ऊपर, स्टोरेज मीडिया के ऊपर, ठीक है। वाइल लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद हाउ डेटा इज प्रेजेंटेड टू यूजर। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जब यूजर को वही डेटा चाहिए होगा उस तरीके, उस समय पे उस डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है यूजर को, उसको क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये याद रखेंगे कि ये लॉजिकल, फिजिकल और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। विद इन ए फाइल सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल स्टोरेज, अच्छा ये चीज है। एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स विद इन ए लार्जर सिस्टम, नॉट स्पेसिफिकली मेमोरी। अब देखो ये तीनों चीजें जो है अपने नोट्स में थोड़ा थोड़ा ये लिख लेना आप, तीनों पॉइंट्स, ठीक है। तो डेटा को किस तरीके से स्टोर किया गया है वो किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बता रहा है कि बताओ इनकरेक्ट। मैग्नेटिक टेप्स हैज हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड चैनल्स आर ट्रैक्स, बिल्कुल अगर आपको याद होगा तो ऐसे ऐसे करके मैंने बताया था आपको। मैग्नेटिक टेप हैज वर्टिकल कॉलम कॉल्ड फ्रेम्स, बिल्कुल ये भी सही सही चीज है। मैग्नेटिक टेप हैज नो एड्रेसिंग, बिल्कुल ये भी सही चीज है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरिंग डेटा दैट रिक्वायर्स रैंडम एक्सेस, बिल्कुल इसमें मैग्नेटिक टेप्स में जो है होता है वो सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक टेप, वो कैसेट याद है आपको, टेप रिकॉर्डर में कैसेट चलाते थे, उसमें सीक्वेंशियली एक्सेस तो होता था, ठीक है। अब मान लो 5वें नंबर का गाना चलाना है तो आप उसमें फास्ट फॉरवर्ड करके चलाते थे, सीधा 5वें गाने पे थोड़े जंप करते थे, उसको रैंडम एक्सेस बोलते हैं। तो ये कह भी क्या रहा है कि मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरिंग डेटा दैट रिक्वायर्स रैंडम एक्सेस, ये कह तो सही रहा है, लेकिन हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई नहीं, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, देखो रिसेंटली पूछा गया है। Dash dash is a piece of plastic with a thin magnetic coating wrapped in around the wheels, used for sequential access and often for backing up large amounts of data। ये कैसेट की बात कर रहा है, कैसेट की, जो मैं ऊपर कह रहा था उसमें यही चीज तो होती है। एक अगर आपको ये याद होगी, इस तरीके से टेप जैसी होती थी, इस तरीके से, जिसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग होती है, मैग्नेटिक कोटिंग, ठीक है ना, मैग्नेटिक कोटिंग होती थी। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक टेप की बात कर रहा है, ठीक है। ये भी रिसेंटली पूछा गया है। रैम एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस प्राइमरली डिफर इन टर्म्स ऑफ, अब ये कह रहा है कि रैम, जो आपका जो रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी, जो आपका प्राइमरी मेमोरी है, जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है, उनमें प्राइमरीली डिफरेंस क्या है। ऊपर जो मैं आपको फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था कि द वे डेटा इज स्टोर्ड इन देम, यही तो बात है। देखो अब सेम क्वेश्चन उसने पूछा है और क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखो कि ये कह रहा है कि रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं वो प्राइमरीली डिफर किस तरीके में करते हैं, वो उनके फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन से डिफर करते हैं कि डेटा उनमें किस तरीके से स्टोर किया जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक स्टोरेज, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं होती है। तो कौन सी मैग्नेटिक मेमोरी कार्ड जो होती है, ये फ्लैश ड्राइव है, ये एसएसडी का पार्ट है, या फिर इनको फ्लैश ड्राइव कहा जाता है, सॉरी फ्लैश ड्राइव कहा जाता है, या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ये क्या होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, मेमोरी कार्ड, ठीक है। जो फ्लॉपी डिस्क है, विंचेस्टर डिस्क है, ये सारी मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। ये क्या होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। नेक्स्ट, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग 1 बिट इज इन, देखो अब क्वेश्चन देखना जरा कि अब ये कह रहा है कि 1 बिट को स्टोर करने के लिए सबसे कम पैसा किस में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैशे आपकी एक्सपेंसिव होती है, रजिस्टर्स और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मैग्नेटिक टेप में जो पर यूनिट डेटा का स्टोरेज होता है ना, अब सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, सेकेंडरी मेमोरी ये आपकी चीप होती है। क्या होती है, चीप होती है। ये सिंपल सिंपल सा डिस्कशन आप समझो।
अब सेकेंडरी में चीप का क्या मतलब है कि पर यूनिट बिट को स्टोर करने के लिए यहाँ पे कम पैसा लगेगा आपका सेकेंडरी मेमोरी में। तो मैग्नेटिक टेप क्या आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, तो ये आपका आंसर आ गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग फाइल्स ऑन ए डिस्क सो दैट ऑल द डेटा बिकम्स कंटिन्यूअस इन नेचर। ये बेसिकली डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन होता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि मान लो डेटा, अब ये जो मेमोरी होती है ना, इनको अलग अलग सेल्स में मैंने डिवाइड किया है यहाँ पे। अब मानो मैंने ऐसे लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, इस तरीके। अब मैं बताऊं कि बताओ इसमें डेटा को स्टोर करना है आप, अगर आपको, तो आप कैसे स्टोर करोगे? ये एक प्लेस इधर है, एक प्लेस, आपको पता ही नहीं होगा कितना। तो इस सारी स्टोरेज को इकट्ठा करता है ये, उस चीज को क्या कहा जाता है? डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लैश मेमोरी इज इनकरेक्ट? ये क्या कह रहा है कि फ्लैश मेमोरी का मतलब ये जो छोटे पेन ड्राइव वगैरह है ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। इट इज यूज फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन डिवाइसेस सच एज डिजिटल कैमराज, लैपटॉप्स, बिल्कुल सही कह रहा है। इट कैन ऑपरेट इन अ वाइड टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -40 डिग्री टू +85 डिग्री। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी पता नहीं है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। इट इज मच चीपर देन कन्वेंशनल मैकेनिकल डिस्क ड्राइव्स। अब देखें यहाँ पे, चीपर नहीं होती हैं ये डिस्क ड्राइव्स, ये महंगी होती हैं। देखो ये कह रहा है कि कन्वेंशनल डिस्क ड्राइव्स जो होते हैं, जो आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क अगर आप देखोगे तो 1 TB की जो कॉस्ट होगी वो लगभग 2500 रुपए होगी, ठीक है। और अगर आप देखोगे ना, जो पेन ड्राइव होते हैं, पेन ड्राइव, इसमें अगर आप पेन ड्राइव में अगर आप देखोगे, मान लो 32 GB की अगर आपको पेन ड्राइव लेनी है, तो ये भी 1000 रुपए के आसपास आती है। 32 GB थोड़ा कम कह लिया मैंने। मान लो आपने 128 GB या 256 GB की अगर आपको लेनी है, ये भी आपको 1000 रुपए की पड़ेगी। इसका मतलब ये जो फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, जब इनको कंपेयर करता हूं मैं हार्ड डिस्क के साथ या बड़ी स्टोरेज डिवाइसेस के साथ, ये महंगी होती हैं, चीपर नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था आपको, तो ये चीपर नहीं होती है, महंगी होती है फ्लैश ड्राइव्स। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू डिलीट फाइल्स फ्रॉम द फ्लॉपी डिस्क? तो ये मैग्नेटिक डिस्क होती थी पहले, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एफडीडी जिसको हम कहते थे। अगर इससे आप डेटा को डिलीट करते थे, तो वो डेटा जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता था। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आपको याद है, वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आती थी, 3.25 इंचेस, 1 इंच, इस तरीके से। इनके ऊपर भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से किसी भी चीज को डिलीट करोगे, तो वो उसको आप रिस्टोर नहीं कर पाओगे। द फाइल्स आर डिलीटेड एंड कैनॉट बी रिस्टोर्ड। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप फाइल्स को अगर आप डिलीट करोगे, तो वो किस में चली जाती हैं? वो आपके रिसाइकल बिन में चली जाती है या नहीं चली जाती है? इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है रिसाइकल बिन में जाने का, ठीक है। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। अब वर्चुअल मेमोरी में होता क्या है? अब देखें यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, आपकी मेन मेमोरी मतलब रैम, मान लो रैम छोटी पड़ गई, आप किसी प्रोसेस को चला नहीं पा रहा, तो ऐसे में एक कंसेप्ट आता है कि जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है ना, सेकेंडरी मेमोरी, उसमें कुछ पार्ट जो होता है ना, कुछ थोड़ा सा पार्ट, वो भी रैम की तरह बिहेव करने लगता है, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। इसी टेक्निक को मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक कहा जाता है यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है? Virtual memory is a memory management technique where main memory is used as a secondary memory. नहीं, only secondary memory can be used, नहीं, secondary memory can be used as a main memory। यही मैंने कहा कि वर्चुअल मेमोरी में जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, उसको मेन मेमोरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली नहीं, थोड़ी देर के लिए। द मेन फोल्डर ऑफ ए स्टोरेज डिवाइस, जो स्टोरेज डिवाइस का जो मेन फोल्डर होता है, उसे डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लॉक ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? जो कंप्यूटर में क्लॉक होती है ना, क्लॉक, ये टेक्निकल क्लॉक की बात हो रही है, जो टाइम आपको शो कर रहा है ना, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो उस क्लॉक का क्या फंक्शन होता है? जैसे मैंने आपको पहले भी एक दिन कहा था, ये क्वेश्चन मतलब लेक्चर में मैंने ये कहा है कि इस क्लॉक का क्या फंक्शन होता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो वहां मैंने आपको समझाया होगा। बेसिकली ये एक टाइमिंग डिवाइस होता है that generates electrical pulses to synchronize the operation of computer।
ये इसका क्या काम होता है क्लॉक का, जितने भी ऑपरेशंस कंप्यूटर करता है उन सभी ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइजेशन करता है, ठीक है। उनकी सिंक्रोनाइजेशन करता है ये कौन, ये जो क्लॉक होती है आपकी कंप्यूटर में। नहीं तो अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तो काम सही से नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको क्लासेस जो है वो आज की अच्छी लगी होगी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।